आप सभी का स्वागत है आईएएस टेक्स्ट बुक में। आज हम कवर करने वाले हैं बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये तो हम सब जानते हैं कि इसका जन्म 1885 में हो गया था और इसके फाउंडर कौन थे और इसका सिग्निफिकेंस क्या था इंडियन पॉलिटी में। बट ये बहुत कम लोग जानते हैं कि इस पार्टी का भी बेस था, इसकी बर्थ के पीछे भी एक बेस था। इस वीडियो में हम उसको देखेंगे और इस वीडियो के 4 फैक्टर्स रहेंगे। पहला लिटन एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा रिपन का एडमिनिस्ट्रेशन और तीसरा होगा इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। इन तीनों का बर्थ जो था वो था राइज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नेशनलिज्म। मतलब नेशनलिज्म था, सोसाइटी में एग्जिस्ट करता था लेकिन ऑर्गेनाइज्ड मैनर में नहीं था, लेकिन इन तीनों की वजह से ये ऑर्गेनाइज्ड हो गया। तो शुरुआत करते हैं लिटन के एडमिनिस्ट्रेशन से। ये इंडिया के वाइसरॉय थे 1876 से 1818 तक। इन्होंने अपने कार्यकाल में दो बहुत ही कंट्रोवर्शियल एक्ट, बोलूँगा मैं कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल एक्ट थे वो जिन्होंने पास करे। पहला था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। इस एक्ट में उन्होंने करा क्या कि जो भी वहाँ के उस टाइम पे लोकल न्यूज़पेपर थे, जो लोकल लैंग्वेज में प्रिंट होते थे, उसको उन्होंने बैन कर दिया पूरी तरीके से। और दूसरा था द आर्म्स एक्ट। इसमें जो सिर्फ इंडियंस हैं, सिर्फ इंडियंस के लिए ही गन्स, आर्म्स जो भी हैं, आपका एम्यूनिशन, सबको बैन कर दिया था विदाउट लाइसेंस। लेकिन ये चीज़ जो वहाँ पे ब्रिटिशर्स थे इंडिया में, उनके लिए नहीं था, वो उनके लिए वो लीगल था, विदाउट लाइसेंस वो कैरी कर सकते थे। तो यही सब इनके जो कंट्रोवर्शियल इनके एक्ट थे, इसी का आउटकम था कि इंडियंस जो हैं वो आपस में एसोसिएट हुए, ऑर्गेनाइज हुए, और ऑर्गेनाइज नेशनलिज्म वहाँ से स्टार्ट होता है। तो हमारे अगले वाइसरॉय की ओर चलते हैं, जो था रिपन। इनके एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने जो पॉलिसी लेके आए, इन्हें काफ़ी उसकी वजह से लिबरल कहा गया है। जैसे इनकी एक पॉलिसी थी कि इन्होंने वर्नाक्युलर एक्ट था उसको पहले तो रिपील कर दिया ताकि लोगों को बोलने की फ्रीडम मिल सके। और फिर दूसरा लेके आए थे फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट। इसमें क्या कर उन्होंने जो 7 साल से कम के बच्चे थे उनको पहले तो फैक्ट्री में बैन कर दिया, और जो बाकी वर्किंग आपके जो रह गए लोग, उनको लिमिटेड वर्किंग हावर्स कर दी गई। और फिर हंटर कमीशन लेके आए। वो इसलिए लेके आए, उनका मेन मोटिव ये था कि जो इंडिया में प्राइमरी एजुकेशन है उसको वो बढ़ा सके, उसको स्ट्रेंथन दे सके। और फिर था रेजोल्यूशन ऑन लोकल सेल्फ गवर्नेंस। मतलब जो भी उस टाइम पे इंडिया पे गवर्नेंस थी उसको डिसेंट्रलाइज करना इसका मेन मोटिव था। लेकिन ये सब सुन के आपको लग रहा होगा कि ये काफ़ी लिबरल थे, लेकिन ऐसा नहीं था। आप पहला एक्ट देखेंगे उसमें इन्होंने लोगों को बोलने की फ्रीडम दी, लेकिन उसका फ़ायदा ही नहीं हुआ क्योंकि लोग बोल सके। जो भी लोगों में प्रॉब्लम थी, जो भी लोगों में अनरेस्ट था, वो बोल सके तो उनको छोटे लेवल पर ही टैकल कर दिया गया प्रॉब्लम्स को, ताकि वो बड़ा होकर दोबारा से 1857 रिवोल्ट जैसा रूप ना ले। और फिर लेके आए थे फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट। उसमें 7 साल के बच्चों को उन्होंने बैन करा, सही था, लेकिन जो लिमिटेड वर्किंग हावर्स करी तो उससे वर्क फोर्स कम हो गया, हमारा वर्क कम हो गया और प्रोडक्शन भी कम हुआ, लेकिन कॉस्ट तो ऊपर जाएगा इस वजह से। और कॉस्ट ऊपर जाएगा तो जो हमारा प्रोडक्ट जो बन रहा है फैक्ट्री में, उसकी जो कॉम्पिटिटिव प्राइस है वो बढ़ेगा मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव इसकी बढ़ेगी चीज़ की। तो ये इनको फ़ायदा हुआ। फिर लेके आए हंटर कमीशन। तो प्राइमरी एजुकेशन को बढ़ाने का इंडिया में मेन मोटिव ये था कि वर्कफोर्स बार बार तो बाहर से लाएंगे नहीं, वो अपने देश से इतना महंगा पड़ रहा था उनको, इसलिए वो लाए अपनी ही इसी इंडिया में ही उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन दी और उन लोगों को ही छोटी मोटी पोस्ट पे इंडियंस को रख के काम करवाया। इसका फ़ायदा ये हो कि इंडियंस भी थोड़े खुश हो गए कि इनके लिए कुछ करा जा रहा है। चलिए, रिपन का हमने लिबरलिज्म देख लिया, कितने लिबरल थे वो। अगला देखते हैं इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। इसका बैकग्राउंड ये था कि उस टाइम पर जो भी सिस्टम ऑफ लॉ था उसमें ये कहा गया था कि ये जो एक यूरोपियन है ना, वो सिर्फ एक यूरोपियन जज या मैजिस्ट्रेट से ही ट्रायल हो सकता है। मतलब उस पर मुकदमा चलेगा तो वो बस एक यूरोपियन जज ही कर सकता है या मैजिस्ट्रेट कर सकता है। तो ये बहुत ही एक अनएक्सेप्टेबल बात थी इंडियंस मेंबर्स के लिए जो उस टाइम पे लॉ बॉडीज़ में थे। तो इसी के खिलाफ सीपी इल्बर्ट थे जो एक लॉ मेंबर, वो बिल लेके आए थे एक। लेकिन उस बिल का बहुत ही ज़्यादा यूरोपियन ने स्ट्रांगली बिल्कुल अपोज करा था। उन्होंने यहाँ तक कि इसके लिए 1.5 लाख रुपए का एक फ़ंड भी जमा करा था। 1.5 लाख सुनने में लगता है छोटा, लेकिन उस टाइम के लिए वो मेरे ख्याल से 150 करोड़ के आसपास रहा होगा अगर उसकी आज की वैल्यू देखेंगे हम तो। और एक उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन भी इसके लिए इस्टेब्लिश करा, इसका नाम था द डिफेंस एसोसिएशन। द डिफेंस एसोसिएशन, इसको आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए। और फिर देखेंगे आप अगला, तो इन्होंने मतलब इतना उनके इंडियंस के खिलाफ, इतना उनके बीच में इतना नेगेटिव वो था, इम्पैक्ट था, नेगेटिव धारणा थी, नेगेटिव माइंडसेट था इंडियन के लिए कि उन्होंने यहाँ तक कि ये तक कहा था कि आप बेशक से इंडिया को छोड़ दो, रूल करना छोड़ दो, लेकिन उनको ये चीज़ उनको राइट मत दो कि वो हम पे हमारे ऊपर ट्रायल कर सके। वो अपने आप को इतना महान समझते थे।
तो यही था। और फिर उसके बाद प्रेस ने भी इसको ज्वाइन कर लिया था। तो प्रेस आपको पता है बहुत पावरफुल होती है, अगर प्रेस ज्वाइन कर लेती है तो फिर काफ़ी बड़ा प्रेशर पड़ता है गवर्नमेंट पे या अपोज पार्टी पे। तो रिपन को ये बिल अमेंड करना ही पड़ेगा। अगर ऐसा क्या पड़ा और इस इम्पैक्ट से इंडियंस ने क्या सीखा, तो पहला इन्होंने ये चाहिए कि यूनिटी होनी चाहिए विथ प्रोपोगेंडा होना चाहिए और वर्क विथ ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, मतलब कि यूनिटी दिखाई यहाँ पे। और फिर फंड्स होने चाहिए, बिना फंड्स के कुछ भी नहीं होगा। और प्रेस, सबसे इम्पोर्टेंट साइड ये होता है, पुट प्रेस इन अवर साइड। प्रेस का होना बहुत ज़रूरी है अगर आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो जो हमें मैसेज मिला, हम इंडियंस को मैसेज मिला, क्या हमने उसे इम्प्लीमेंट करा कहीं पे? क्या हमने इसका यूज़ करा? जी हाँ, यूज़ करा हमने, बिल्कुल यूज़ करा। इसका हमने यूज़ करा आईएनसी के फॉर्मेशन में। हमने आईएनसी फॉर्म करी 1885 में बाय ब्रिटिश सिविल सर्वेंट एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ए ओ ह्यूम। आपने ज़रूर नाम सुना होगा ए ओ ह्यूम का। इन्होंने इस आईएनसी की बर्थ करी। बट आईएनसी पहली ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल भी नहीं थी। इससे पहले भी काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन आए थे जिन्होंने काफ़ी सोसाइटी के लिए काम करा था, लेकिन वो सारे नेशनल लेवल पे कोई भी नहीं था। आईएनसी थी वो थी नेशनल लेवल पे, उनका नेशनल सपोर्ट था। चलिए देखते हैं बाकी ऑर्गेनाइजेशन, और उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के बेस को या उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन को मर्ज करके आईएनसी बना था। चलिए देखते हैं आगे। प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशंस, तो पहला था बंगा भाषा प्रकाशिका सभा। ये जो राजा राम मोहन रॉय थे, ये उनके एसोसिएट्स द्वारा स्थापित किया गया था 1836 में। इसका मेन पर्पस ये था कि जो हायर गवर्नमेंट ऑफिस थे वहाँ पे इंडियंस को पहुँचाना, वहाँ पे उनको जॉब्स देना और फ्रीडम ऑफ प्रेस। और फिर था ज़मींदारी एसोसिएशन, इसका एक और नाम था बंगाल लैंड होल्डर सोसाइटी। ये 1838 में बना था। इनके जो फाउंडर थे वो थे प्रसन्ना कुमार टैगोर एंड राधाकांत देव। अब इन्होंने, ये काफ़ी मॉडरेट थे, तो उन्होंने खाली जो भी उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स गिवन थे खाली उनको ही फॉलो करा और उन्हीं का इस्तेमाल करा। इनका पर्पस खाली सिर्फ लैंड लॉर्ड्स जो भी थे वहाँ पे, लैंड लॉर्ड्स के सेफ इंटरेस्ट को खाली सेफ गार्ड करना था। अगला है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। बंगाल लैंड होल्डर सोसाइटी जो भी आपने देखा और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, दोनों को मर्ज करके बनाया बर्थ इंडिया एसोसिएशन 1850, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन माफ़ कीजिएगा 1851 में। अब ये काफ़ी मॉडरेट थे और ये एक तरीके से पक्ष में थे ब्रिटिशर्स के। तो इन्होंने जो 1857 के रिवोल्ट में जो भी रेबल्स थे उनको उन पे जो भी ब्रिटिश का हार्श पनिशमेंट था, उन्होंने इसको सपोर्ट करा था कि ये इन्हें मिलना चाहिए। उनका पर्पस ये था कि ये एक सेपरेट लेजिस्लेचर काउंसिल और की मांग कर रहे थे विद पॉपुलर नेचर मतलब ये होता है कि वोट के हिसाब से, और एबोल्यूशन ऑफ स्टैम्प साल्ट एंड अबकारी ड्यूटीज एंड रिड्यूसिंग द सैलरीज ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल एट हायर पोस्ट। ये सब इनके पर्पस थे। और फिर था आपका इंडियन लीग, ये स्टार्ट करा था शिशिर कुमार घोष जी ने इन 1875। इनका मेन पर्पस ये था कि फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म को डेवलप करना था अमॉन्ग द कॉमन्स। चलिए अगला देखते हैं, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ये स्टार्ट करा था दादा भाई नेहरू जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। 1867 में लंदन में इन्होंने करा था, ये याद रखिएगा, लंदन में इसको इस्टेब्लिश करा था। इनका मेन पर्पस था कि यूके के पीपल को अवेयर करना था कंडीशन इन इंडिया, जो भी यो ब्रिटिशर्स ने कर रखी थी कंडीशन इंडिया में, उनके बारे में यूके के पीपल को अवेयर करना था और पॉपुलर सपोर्ट चाहिए था इंडियन पीपल के लिए। और इस एसोसिएशन को ब्रिटिशर्स ऑफ आईएनसी भी कहा जाता है। एसोसिएशन हैज़ ओपन ब्रांच, इनकी ब्रांचेस बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता में थी। 1869 में इन्होंने इस्टेब्लिश करी थी इन 3 जगहों पे। अगला है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, इंडियन नेशनल एसोसिएशन भी कहा जाता है। इसको सुपरसीडेड बाय यंग बंगाली नेशनलिस्ट, जो भी इस टाइम पे यंग बंगाली नेशनलिस्ट थे, आनंद मोहन बोस हो गए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो गए आपके। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता फॉर्म्ड इन 1876 में हुआ इनका इस्टेब्लिशमेंट। इनका पर्पस ये था कि ये बिल्कुल प्रो थे लैंडलॉर्ड पॉलिसी के लिए और सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म चाहिए थे। सिविल सर्विस आपको पता नहीं है उस टाइम पे काफ़ी टफ होता। उसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट्स ये थी कि आपकी एज 18 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, आपको घोड़सवारी हॉर्स राइडिंग आनी चाहिए, लैटिन लैंग्वेज आनी चाहिए, और एग्ज़ाम जो होगा वो लंदन में होगा। तो काफ़ी मुश्किल था उस टाइम पर सिविल सर्विस क्लियर करना। और इनका एक और पर्पस ये था कि जनरेटिंग और यूनिफाई करना था इनको पब्लिक ओपिनियंस ऑन पॉलिटिकल इशू। अब ये ऑर्गेनाइजेशन बाद में मर्ज हो गई थी 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ। तो ये है आज का आपका क्वेश्चन
कि हु कॉल्ड द आर्म्स एक्ट आपको मैंने पढ़ाया है अभी, इसको इन्फीरियर ट्रीट विथ इंडियंस किसने कहा था? पहला ऑप्शन है एओ ह्यूम, सुरेंद्रनाथ बनर्जी दूसरा ऑप्शन है, तीसरा है दादा भाई नौरोजी, तीसरा लास्ट है शिशिर कुमार घोष। इसका आपको आंसर हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को फॉर रेगुलर अपडेट्स। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे दिया हुआ है, फेसबुक पेज, यूट्यूब। और अगर आपको कोई क्वेरी है हमारे से टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आपको यहाँ पे मेल का ऑप्शन भी दिया हुआ है, आप हमें मेल भी कर सकते हैं इस मेल आईडी पे। थैंक यू दोस्तों।